Hello everyone. So in today's video, we are going to talk about open source dependency risks. Imagine you have built an application, your code is 100% secure, no bugs, no flaws, and still it get hacked. Not because of your code, but because of someone else code you trusted. सो आज के इस वीडियो में हम ओपन सोर्स और या सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, ये होता क्या है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, लाइसेंसेस क्या होते हैं। और अगर आप डेवसेकऑप्स में डेवसेकऑप्स को सीखने की कोशिश कर रहे हो या डेवसेकऑप्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आप एक डेवलपर हो, सिक्योरिटी लर्नर हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में, कौन सा टूल यूज़ होगा, कैसे आपका एससीए काम आता है और होता क्या है। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन सोर्स जो आपके ओपन सोर्स कोड होता है, कि ओपन सोर्स कोड में लाइक जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, मोस्टली मॉडर्न एप्लीकेशन 70-80% आपके डिपेंडेंट होती हैं ओपन सोर्स कोड पर। ठीक है। इस ओपन सोर्स कोड में डिपेंडेंसीज का यूज़ किया जाता है जहाँ पर वल्नरेबिलिटीज बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे कुछ बहुत सारे बेसिक इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे log4j शेल आपने सुना होगा, स्प्रिंग 4 शेल आपने सुना होगा। तो इन डिपेंडेंसीज के अंदर वल्नरेबिलिटीज को मैनुअली ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल की। तो बेसिकली दो बातें हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस और सोर्स कोड एनालिसिस, दोनों को हम कैसे कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। जैसे डिपेंडेंसीज हो गई, या फिर उसके अंदर कौन कौन से लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, या फिर उसको जो डिपेंडेंसीज हैं उनके लिए कौन से लाइसेंस का यूज़ किया गया है। वहीं पर जब आप सोर्स कोड एनालिसिस करते हो तो एक पूरे प्रोजेक्ट का जो कोड है, जो आपने कोड लिखा है, उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल्स में आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा समझनी पड़ेगी वो है डिपेंडेंसीज। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि ओपन सोर्स है ऑफ कोर्स, और वनरेबल भी है। और इन्हीं प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक टूल का यूज़ करेंगे जो कि ओपन टेक्स्ट सिक्योरिटी का है। ठीक है। इसका एक टूल आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि ओपन सोर्स है। जैसे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ वो है ओवास्प जूस शॉप। ये ओवास्प जूस शॉप का एक मॉडर्न और एक इनसिक्योर वेब एप्लीकेशन है जिसको आप डेमो पर्पस या अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर एक आपका जो कोड है वो पूरा दिया हुआ है, और अगर आप इसकी फाइल को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी जिसको अपन बोलेंगे पैकेज। पैकेज वाली फाइल है आपके पास, पैकेज डॉट जेसॉन। इस फाइल को आप देखोगे तो यहाँ पर आपका पूरा जो कंपोजिशन है, यानी कि डिपेंडेंसीज है, वो डिफाइंड है। ठीक है। पूरी की पूरी डिफरेंट डिपेंडेंसीज डिफाइंड है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका लाइसेंस भी दिया हुआ है विच इज MIT। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा डिपेंडेंसीज क्या होती है। ये सारी वो डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसीज हैं। तो हमको सबसे पहले समझना होगा डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, कि बेसिकली आपका डिपेंडेंसीज से आप क्या कर सकते हो। तो देखो, डिपेंडेंसीज बेसिकली आपके एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ पैकेजेस, जिनकी मदद से आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली काम करती है। ठीक है। तो जब एक कोड, जब एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो सब कुछ स्क्रैच से लिखने की जगह पर डेवलपर क्या करता है, डेवलपर बेसिकली डिपेंड्स ऑन अदर्स कोड, यानी कि कोई और ओपन सोर्स कोड पर डिपेंड हो जाता है टू सेव टाइम एंड अवॉइड लाइक
जो भी उसको कोड लिखना है उससे वो अवॉइड करना चाहता है। जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल आप समझते हैं कि जैसे मान लो कि आप कुछ खाना बना रहे हो, तो बेसिकली आप डिपेंड करते हो, जैसे आप सपोज करो बिरयानी बना रहे हो तो आप डिपेंड करते हो वेजिटेबल्स पर, स्पाइसेस पर, राइस पर, ऑयल्स पर, ठीक है। ऐसा ही सेम सॉफ्टवेयर में होता है। जब आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप डिपेंड करते हो एक लाइब्रेरी जो ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए काम आएगा, और एक पैकेज जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए काम आएगा, एक फ्रेमवर्क जो राउटिंग या एपीआईज के लिए काम आएगा। अगर आपकी डिपेंडेंसीज यहाँ पर मिसिंग है या ब्रोकन है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत ज़्यादा हैवीली डेवलपर्स डिपेंडेंसीज पे रिलाई करते हैं, समझ रहे हो। इन डिपेंडेंसीज में अगर हम कुछ कॉमन डिपेंडेंसीज की बात करें तो ऐसी कुछ कुछ कॉमन डिपेंडेंसीज आपके पास क्या है। वो कॉमन डिपेंडेंसीज, जैसे अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके पास पाइथन में डिपेंडेंसीज होती हैं फ्लास्क, रिक्वेस्ट्स, डिजेंगो। जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट, एक्सप्रेस, एक्सियोस। जावा के अंदर स्प्रिंग बूट, log4j जिसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज रिसेंटली डिस्कवर्ड भी हुई थी। पीएचपी में आपका लारावेल है, ग्रजल है, ठीक है। और अगर ये जो डिपेंडेंसीज हैं आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहाँ पर डिफाइंड होती हैं, तो जैसे पाइथन के अंदर requirement.txt, अगर आपने कोई पाइथन का टूल यूज किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि पाइथन में जब हम जैसे कोई काली लिनक्स में टूल इंस्टॉल करते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हो कि वहां पर पाइथन की रिक्वायरमेंट फाइल को इंस्टॉल करते हो, और उस रिक्वायरमेंट फाइल को इंस्टॉल करने से होगा क्या कि आपका जो भी वो पाइथन का कोड जिन भी डिपेंडेंसीज को रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंडेंस की जरूरत होगी, आपके सिस्टम में जो डिपेंडेंसीज होनी चाहिए वो डिपेंडेंसीज वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। नोड जेएस में जो फाइल होती है वो पैकेज डॉट जेसोन की होती है, जो मैंने अभी आपको इस ओवास्प जूब शॉप के प्रोजेक्ट में दिखाया। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट है मेरे पास जिसका नाम है स्प्रिंग पैट क्लिनिक। ये आपकी एक स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, और यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज हैं दैट इज डिफाइंड इन दिस फाइल pom.xml, ठीक है। तो आपके कोड के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसीज अलग अलग होती है। जावा में pom.xml होता है, नोड जेएस में package.json होता है, ऐसे अलग अलग डिपेंडेंसीज होती हैं। इन डिपेंडेंसीज में कुछ टाइप भी होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज विच इज डायरेक्ट डिपेंडेंसीज एंड सेकेंड वन इज ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज, ठीक है। डायरेक्ट डिपेंडेंसीज होती क्या है, जहां पर आप लाइब्रेरीज को मैनुअली ऐड करते हैं जैसे फ्लास्क, और ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होती हैं ये डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि आपकी डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये देखने में आया है कि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज में हिडन होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने में इन डिपेंडेंसीज का यूज किया गया है, अब इसको आप सिक्योरिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन सोर्स डिपेंडेंसीज का यूज किया है, ठीक है। और उन डिपेंडेंसीज को यूज करने से आपकी एप्लीकेशन में काफी सारे सिक्योरिटी रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो लाइब्रेरीज हैं वो आउटडेटेड हों, या फिर उन डिपेंडेंसीज में, उन लाइब्रेरीज में काफ़ी सारी नॉन वल्नरेबिलिटीज यानी कि सीवीई ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके हो, या फिर सप्लाई चेन अटैक भी होता है। इसी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके SCA टूल्स का यूज़ किया जाता है। मार्केट में बहुत सारे SCA टूल अवेलेबल हैं, जैसे अब आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो ओपन टेक्स्ट का जो कोर SCA सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल आता है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी वनरेबल डिपेंडेंसीज को डिटेक्ट कर सकता है, आपके डिपेंडेंसीज के वर्जन को ट्रैक कर सकता है, और जो वनरेबिलिटी जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं उसके अंदर जो हिडन रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो SCA के बारे में है। SCA होता क्या है आपको समझ में आया? SCA का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, और एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड एनालिसिस। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो कंपोजिशन है यानी कि जो डिपेंडेंसीज उसमें यूज की है प्रोजेक्ट में उनको एनालिसिस करते हैं, पूरे कोड को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और सोर्स कोड एनालिसिस में हम पूरे कोड को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सोर्स कोड एनालिसिस टूल भी आपके मौजूद हैं,
और हम डिपेंडेंसीज यानी कि सॉफ्ट कंपोजिशन एनालिसिस टूल भी आपके पास मौजूद हैं। तो ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल्स हैं, ये करते क्या हैं? ये आपकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी को आइडेंटिफाई करेंगे, लाइसेंस कंप्लायंस के लिए चेक करेंगे और आपके रिस्क को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक जो प्रोजेक्ट है, एक पाइपलाइन कंटिन्यूअसली वर्किंग है, तो आप इन टूल्स की मदद से एक्टिवली कंटिन्यूअसली अपने उस लाइब्रेरीज को, अपने उस डिपेंडेंसीज को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन टूल्स की मदद से हम डिपेंडेंसीज पे फोकस करते हैं, ना कि कस्टम कोड पे। ठीक है, अब इसके लिए आपको जो टूल यूज करना चाहिए, जो कि बहुत सारे टूल है, बट एक जो टूल आज हम बात करेंगे वो है ओपन टेक्स्ट का टूल। ओपन टेक्स्ट का ये एप्लीकेशन है, इसमें आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इन्होंने डेवलप कर रखे हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में आपको काफ़ी सारे टूल दिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास एक टूल है ओपन टेक्स्ट कोर सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका जो ट्रायल वर्जन है उसको आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक फुल कंट्रोल ऑफ ओपन सोर्स सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड हेल्थ। ठीक है, तो इसका हम ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन क्लेम कर सकते हैं एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी डिपेंडेंसी स्कैनिंग करता है। ठीक है, इस टूल का हम यूज करेंगे, और ये मैंने इसका जो अकाउंट है उसको लॉग इन कर रखा है, तो ये उसका इंटरफेस है। अगर आप इसके इंटरफेस को देखोगे तो आपको इंटरफेस में समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एडवांस टूल नहीं है, बट आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक से जाना होगा। तो हम इस टूल का यूज़ करेंगे, और इस टूल का यूज़ करने के लिए अपने पास जो वनरेबल प्रोजेक्ट है उनका हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये जो ओपन टेक्स्ट का जो कोर एससी है वो है क्या? एक क्लाउड बेस्ड एससी सॉल्यूशन है, यानी कि पूरा क्लाउड पे काम करता है और सॉफ्टवेयर की कंपोजिशन को चेक करता है। पहले इसको सिनॉप्सिस ब्लैक डक के नाम से जाना जाता था, बट अभी ये ओपन टेक्स्ट है, और ये एंटरप्राइजेज में डेवसेकऑप्स टीम डेवलपर्स उनके लिए यूजफुल है, काफ़ी यूजफुल है। अगर आप डेवसेकऑप्स एनवायरनमेंट में जाते हो तो वहां पर आपको इस तरह के टूल का यूज करना पड़ेगा। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके कुछ की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंडेंसीज को डिस्कवर करता है, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करता है, इसमें लाइसेंस रिस्क एनालिसिस भी होता है। अभी हम बात करेंगे लाइसेंसेस होते क्या है। रिस्क बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन करता है, CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेट आप इसमें कर सकते हो, नो मैटर व्हाट क्या आप यूज कर रहे हो। आप अगर गिटहब यूज करते हो, या आप अज्योर यूज करते हो, या आप बिट बकेट यूज करते हो, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें SBOM जनरेशन वाला भी है। अब इसके बाद अगर आप इस टूल की बात करो तो ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि नो मैटर आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज में बना हुआ होगा। ठीक है, तो आपका ओपन टेक्स्ट जो SCA है वो सपोर्ट करता है जावा, जिसमें मैमर है, ग्रेडल है, जावास्क्रिप्ट, NPM है, यार्न है, पाइथन, पिप है, गो के मॉड्यूल्स है, .NET है, और डॉकर की इमेजेस। यानी कि आप इन सभी टेक्नोलॉजीज को स्कैन कर सकते हो, इनकी डिपेंडेंसीज को स्कैन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SCA। ठीक है, अब SCA काम कैसे करता है इसकी हम बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इसके अंदर लॉगिन करोगे तो आपको ऐसे कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक ओवरव्यू का फीचर है। इस ओवरव्यू के फीचर में आप रेपोजिटरीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर इन रेपोजिटरीज को आपको ऐड आप करोगे, या आप कंटिन्यूसली उस पर मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। वो मैं कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है रेपोजिटरीज, जो जो जितनी भी रेपोजिटरीज आपने कनेक्ट कर रखी हैं वो सारी रेपोजिटरीज आपको इस सेक्शन में दिखाई देंगी। यहाँ पर अभी आप देखोगे कि नो रेपोजिटरीज टू शो येट, अभी कोई भी रेपोजिटरीज हमारे पास नहीं है। हम यहाँ से रेपोजिटरीज को ऐड कर सकते हैं। अब रेपोजिटरीज को ऐड कैसे करना है, ये एक पॉइंट है। जब आप रेपोजिटरीज को ऐड करते हो तो ये क्या करेगा, उन रेपोजिटरीज को स्कैन करेगा और आपको वल्नरेबिलिटीज यहां पर इस सेक्शन में डिस्प्ले कर देगा।
जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होंगी, वल्नरेबिलिटीज दैट इज अफेक्टिंग योर रेपोजिटरीज विल अपीयर हेयर आफ्टर यू पोस्ट द चेंजेस। ठीक है, हम डिपेंडेंसीज देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो डिपेंडेंसीज हैं उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में यूज की गई हैं, वो सारी डिपेंडेंसीज आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो लाइसेंसेज हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है ओपन सोर्स सेलेक्ट, मतलब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, एवेल्यूएट ओवर 28 मिलियन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑल इन वन डेटाबेस। यानी काफी सारे आपके पास प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट में जो ओपन सोर्स और डिपेंडेंसीज हैं, पॉपुलर डिपेंडेंसीज हैं, जैसे यहाँ पर आपको चैट जीपीटी का दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका ओपन वेब यूआई का डिपेंडेंसी है। तो इन डिपेंडेंसीज से आप अपने कोड को कंपेयर भी कर सकते हो, और काफी सारे यहाँ पर ओपन सोर्स ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद एक ऑप्शन है ऑटोमेशंस, रेपोजिटरी सेटिंग्स और एडमिन टूल्स, जहां पर आप एक एक्सेस टोकन और वो सब कुछ जनरेट कर सकते हो। बात करते हैं कि रेपोजिटरीज को हम ऐड कैसे करेंगे। तो रेपोजिटरीज को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन है कि ऐड रेपोजिटरीज बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इन द डॉक्यूमेंटेशन। और जब आप इस डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशंस दिखाई देगा। अब देखो इसमें कितने सारे सपोर्टेड इंटीग्रेशंस हैं जो कि CI/CD पाइपलाइन में आपको यूज आते हैं। गिटहब है, सर्कल CI है, बिल्ड काइट, गिटलैब, बिटबकेट, अजोर, आर्गो, ट्राविस, जेनकिंस, बैम्बू, टीमसिटी। These are supported integrations right now that OpenText Core SCA supports। ठीक है, तो आप यहां से इसको सपोर्ट इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मान लो कि आपको कोई गिटहब का इंटीग्रेशन करवाना है, तो गिटहब के इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। आप दो तरीकों से अपना जो प्रोजेक्ट है वो OpenText Core SCA के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वाया गिटहब एक्शंस और वाया गिटहब ऐप। लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ये जो 3 रेपोजिटरीज हैं उनका यूज किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि ऑब्वियसली वनरेबल होगा उसको अपलोड करेंगे और SCA स्कैन करेंगे। उसके बाद वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज करेंगे, लाइसेंस को समझेंगे। उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपको एक कोर SCA का अकाउंट चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर ट्रायल में इसको अनेबल कर सकते हो। ठीक है, SCA का आप ट्रायल ले सकते हो। और आपको एक गिटहब रेपो चाहिए जिसकी मदद से आप ये सारा सब कुछ सेटअप और अपना जो वल्नरेबिलिटी स्कैन है वो कर पाओ। तो डमी के लिए और डेमो के लिए 3 गिटहब रेपोजिटरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक रेपोजिटरी है आपकी ओवास्प जूबशॉप जो कि Node.js पे है, और यहाँ पर आपको काफी सारी आउटडेटेड डिपेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। एक है स्प्रिंग पैट क्लिनिक जो कि जावा और मैवन में बनी हुई है, तो ये एक छोटा सा रियलिस्टिक एंटरप्राइज ऐप की तरह काम करेगा। और एक DVWA है, डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन, जो कि PHP में बना हुआ है। यहाँ पर सिंपल डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो 3 है, ये आपका DVWA है जो कि एक डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन है, ये PHP में बना हुआ है, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी फाइलें हैं। ठीक है, इनको हम स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक स्प्रिंग पैट क्लिनिक का सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसीज आपको इस फाइल में मिलेंगी pom.xml में, क्योंकि ये जावा बेस्ड है। ठीक है, तो हमको डिपेंडेंसीज के बारे में समझना होगा। और एक ये आपका ओवास्प जूबशॉप है जो कि जिसमें डिपेंडेंसीज पैकेट.json या फिर पैकेज lock.json में रिलाई करती है। अब इसको आप कैसे सेटअप करोगे या कैसे आप टेस्टिंग करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो मैंने आपको सेटअप यहाँ पे बताया कि आप अगर डायरेक्टली इसको कनेक्ट करना चाहते हो अपने लेटेस्ट कमिट से जो कि आप गिटहब का यूज कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। जो भी आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो हम उसका इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। मैं भी आपको गिटहब के लिए बताता हूँ। तो गिटहब देखो लिखा हुआ है, गिटहब CI इंटीग्रेशन टू गिटहब, यू कैन ऑटोमेटिकली अपलोड योर लेटेस्ट कॉमिट्स एंड पुल रिक्वेस्ट टू ओपनटेक्स्ट कोर SCA। दो ऑप्शन है, गिटहब एक्शंस या गिटहब ऐप। अगर आप गिटहब एक्शंस का यूज करते हो तो आपको एक एक्सेस टोकन क्रिएट करना पड़ेगा SCA से, जिसको आप एडमिन टूल्स पर जाकर क्रिएट कर सकते हो। एडमिन टूल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एक्सेस टोकन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इस एक्सेस टोकन को ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में।
किसी भी नाम से आप उसको ऐड कर लेना, या डेप्रिकेट टोकन या फिर सीक्रेट्स, और उसके बाद आप उसको कनेक्ट करवा सकते हो अपने एससीए अकाउंट से। तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि अगर इफ एनपीएम है, आपके प्रोजेक्ट में एनपीएम यूज हुआ है, तो आपको एक पैकेज डॉट जेसॉन फाइल चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ से अवेलेबल है। और अगर आपके पास मैवन यूज हुआ है तो आपके पास पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है जो कि हमने इस प्रोजेक्ट की यूज की है। ठीक है। अगर आप मल्टीपल रेपोजिटरीज कराना चाहते हो तो मल्टीपल भी आप इसमें करवा सकते हो। अब उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट जनरेट करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इसको कनेक्ट करवा सकते हो। और अगर आप गिटहब ऐप का यूज करना चाहते हो तो पूरा का पूरा गिटहब ऐप से भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा इसलिए दिया गया है कि आपको कनेक्ट कैसे करवाना है। बेसिकली जो भी आपका पाइपलाइन है, CI/CD इंटीग्रेशन है, उसको आप कनेक्ट करवा सकते हो विद योर टूल। मैं आपको दिखाता भी हूं। तो हम सबसे पहले गिटहब ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड रेपोजिटरीज पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप ऐड रेपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके सेटिंग्स में, जहां से आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसको ऐड करना चाहोगे, आपको ये समझ में आया कि हमने सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल का यूज क्यों किया। जो कंपोजिशंस होती हैं उसमें डिपेंडेंसीज होती हैं, और डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है। ठीक है। क्यों डिपेंडेंसीज यूज की जाती हैं। एक और चीज जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आती है आपकी लाइसेंसेस, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले हम रेपोजिटरीज को ऐड करते हैं। तो आप रेपोजिटरीज में ऐड रेपोजिटरीज पे आप क्लिक करोगे और रेपोजिटरीज को ऐड कर सकते हो। यहां पर देखो, जो भी आपका रेपोजिटरी है, सपोज करो कि ऐड रेपोजिटरीज फ्रॉम गिटहब, फ्रॉम बिटबकेट, जो भी आपका रेपोजिटरीज है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये पेज अभी फुल लोडेड नहीं हुआ है। और अगर आप एक सैंपल रेपोजिटरीज ऐड करना चाहते हो या मैनुअली आप डिपेंडेंसीज फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। जैसे हमने इसकी जो डिपेंडेंसी है उसको डाउनलोड कर लिया, या फिर इसकी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लिया, या फिर इसकी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लिया, और इसका हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इनमें क्या वल्नरेबिलिटीज है। हम इसके कोड को चेक नहीं कर रहे। लाइक इसका जो कोड लिखा हुआ है ओवास्प जूप शॉप का, उसका हम कोड चेक नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डिपेंडेंसीज के चेक कर रहे हैं। और इसीलिए ही आपका ये जो कोर एससीए टूल है ये यूजफुल है। तो अगर आपको रेपोजिटरीज गिटहब से ऐड करनी है, गिटलैब से ऐड करनी है, बिटबकेट से या अज्योर से, और बहुत सारे और भी इसमें इंटीग्रेशंस हैं, ट्राविस है, जेनकिंस है, सर्कल सीआई है, बम्बू है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा और कैसे उसको ऐड करा सकते हो आप अपने टूल में वो समझना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी ईजी। आप बहुत बेसिकली इसको पढ़कर ईजिली कर सकते हो। जैसे जेनकिंस पर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो आपको एक टोकन चाहिएगा, और उसके बाद आप उसको जेनकिंस के CI वर्कफ्लो और पाइपलाइन में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक टेम्पलेट है जो कि एससीए का है, उस टेम्पलेट को आपको जेनकिंस में रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन टेक्स्ट कोर एससीए अज्यूम्स यू हैव ऑलरेडी ए जेनकिंस फाइल इन योर रेपोजिटरी डिस्क्राइबिंग ए डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, यू नाउ नीड ऐड ए न्यू स्टेज टू दिस पाइपलाइन। तो आप अगर जेनकिंस से फैमिलियर हो तो आप इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को उस फाइल में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। कैसे अपीयर होगा वो मैं भी आपको दिखाता हूं, लेकिन मैं अभी इसमें मैनुअली अपलोड कर रहा हूं। तो मैंने मैनुअली एक डिपेंडेंसी फाइल को अपलोड किया। उसके लिए आई एम गोइंग टू क्लिक हेयर मैनुअली अपलोड डिपेंडेंसी फाइल्स, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक और पैनल ओपन होगा जहां से मैं अपने सिस्टम से एक डिपेंडेंसी फाइल को यहां पर अपलोड कर सकता हूं। आया कुछ समझ में? अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस ओवास्प जूप शॉप का जो पैकेज डॉट जेसॉन डिपेंडेंसी फाइल है इसको ओपन टेक्स्ट कोर एससीए में अपलोड करेंगे। तो यहां से मैं इसको अपलोड कर देता हूं अपने सिस्टम से पैकेज डॉट जेसॉन फाइल को। और जैसे आप इसको अपलोड करोगे तो ये फाइल देखो, अगर आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा फाइल अपलोड करते हो, दी पर्टिकुलर दैट फाइल इज नॉट सपोर्टेड, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन आएगा कि द फाइल इज नॉट पर्टिकुलरली सपोर्टेड, द फाइल टाइप इज नॉट सपोर्टेड। बट अभी हमने जो पैकेज डॉट जेसॉन इसमें दिया है दिस इज सपोर्टेड, तो आप इसको अब स्कैन कर सकते हो।
Once you click on start scan, now your dependencies will be scanned in few minutes, and all the reports, all the vulnerabilities और everything, all dependencies, like इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज हैं, उसमें कौन सा लाइसेंस यूज किया गया है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो नाउ दिस विल टेक सम फ्यू मिनट्स, और तब तक हम इसके आगे की चीज समझते हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सो फार वी हैव फाउंड 0 यूनिक वल्नरेबिलिटीज, बट जैसे जैसे ये स्कैन करेगा आपको काफी सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम इसको एक बार वापस से आएंगे जब ये वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, तब तक हम इसके लाइसेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसीज में लाइसेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपने इस डिपेंडेंसीज में देखा होगा तो यहाँ पर MIT लाइसेंस का यूज किया गया है डिपेंडेंसीज में, और जितनी भी आप डिपेंडेंसीज को वॉच आउट करोगे तो आपको ये लाइसेंस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो लाइसेंस है वो होता क्या है, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्चुअली। सो लाइसेंस बेसिकली आपके लीगल रूल्स को डिफाइन करता है। जब आप कोई भी डिपेंडेंसीज का यूज करते हो तो वहां पर लाइसेंस का यूज किया जाता है, और उन लाइसेंस को यूज में लेने की वजह से भी आपके काफी सारी वल्नरेबिलिटीज आपके डिपेंडेंसीज में आ जाती हैं। ठीक है, तो एक जो आपका लाइसेंस है वो ये बताता है कि आप बेसिकली लीगली क्या कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी के साथ। So when you are using a library, you are also accepting its licensing rules also. What you are legally allowed to do with a software dependency. ठीक है, जैसे समझ लो कि आप एक बुक परचेज कर रहे हो, तो आप क्या बुक के साथ क्या कर सकते हो, यू कैन रीड इट, यू कैन शेयर इट, यू कैन मॉडिफाई इट फ्रीली, बट कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि यू कैन रीड इट बट डोंट यू कैन नॉट कॉपी और सेल इट। तो ये जो परमिशन है यही लाइसेंस है। और अगर हम इसमें MIT लाइसेंस के बारे में बात करें कि व्हाट इज MIT लाइसेंस, तो MIT लाइसेंस जो है वो होता क्या है। MIT लाइसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिसिव ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक है, तो MIT लाइसेंस जो है वो कमर्शियली सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। इसमें आप सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, और ये ज्यादातर जो क्लोज्ड सोर्स प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर यूज होता है। बस यहां पर एक ही कंडीशन है कि आपको जो ओरिजिनल कॉपीराइट और लाइसेंस नोटिस है वो इंक्लूड करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो जब आप इन लाइसेंस का यूज करते हो, और अलग अलग लाइसेंस है, सिर्फ MIT का लाइसेंस ही नहीं आता, अलग अलग लाइसेंसेस का यूज किया जाता है। उसके लिए मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है कि कौन कौन से मोस्ट कॉमनली लाइसेंस आप देखते हो SCA टूल्स में। तो ये आपका कुछ लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है। MIT का लाइसेंस है, BSD, अपाचे, LGPL, GPL, AGPL। तो इनके टाइप है कि परमिसिव है या वीक कॉपी लेफ्ट है, स्ट्रॉन्ग कॉपी लेफ्ट है, और इन लाइसेंस को यूज करने से आपकी डिपेंडेंसीज में कितना रिस्क क्रिएट होगा। तो अगर आप MIT का यूज करते हो तो इट इज बेसिकली लो रिस्क। अगर आप GPL का यूज करते हो तो इट इज बेसिकली हाई रिस्क। वाई इज दैट कि MIT का यूज करने से रिस्क लो है या GPL का यूज करने से रिस्क हाई है, बिकॉज कि जब आप लाइसेंस यूज करते हो तो जो GPL है वो मे फोर्स देम टू ओपन सोर्स दियर एंटायर ऐप, यानी कि आप अपनी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन सोर्स करना पड़ेगा। और कुछ लाइसेंसेस ऐसे होते हैं जो कि एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में अलाउड नहीं होते। इसीलिए जब आप SCA टूल का यूज करते हो तो वो डिपेंडेंसीज के लाइसेंस के कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिसी वायलेशन को भी चेक करता है। और इसीलिए आपको जब आप सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पर आपको लाइसेंस को चेक करना पड़ेगा, और वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको SCA करके देगा। ठीक है, अभी इसका जो स्कैनिंग है वो कंटिन्यू है, 70% हमने इसको स्कैन कर लिया है। कुछ ही देर में आपके पास इसके रिजल्ट होंगे। तो ये जो लाइसेंस हैं वो क्यों मैटर करते हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि कुछ बिजनेस रिस्क हो सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लाइसेंस का यूज नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि कुछ लाइसेंस आपके एंटरप्राइज में अलाउड नहीं होते। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस ऐसा होता है कि जहां पर आपको पूरा का पूरा कोड जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और आप उस कोड को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो आपको ऐसे लाइसेंस का यूज करना पड़ेगा जो कि कॉपी लेफ्ट ना हो।
तो SCA टूल्स इन सब में आपकी हेल्प करता है। आ रहा है कुछ समझ में? और अब अगर हम इसको देखें तो देखो इसका स्कैन कंप्लीट हो चुका है, हम एक नया स्कैन लॉन्च कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट पे देखोगे तो अब SCA आपको पूरा रिजल्ट बताएगा, पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो बताएगा कि इसमें कितनी डिपेंडेंसीज हैं, इसमें वनरेबल कंपोनेंट कितने हैं, इसमें हाई और क्रिटिकल इश्यूज क्या हैं, ठीक है, CVID, उसका CVSS स्कोर, अफेक्टेड वर्जन, और कुछ अगर फिक्स अवेलेबल है तो यहाँ पर फिक्स भी है कि अगर कोई फिक्स वर्जन अवेलेबल है उसका नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी होगा, राइट। और यहाँ पर आप एक रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, PDF में इसको रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, CSV में इसको रिपोर्ट कर सकते हो, SBOM का ऑप्शन भी है जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये जो आपकी रिपोर्टिंग है ये आपके काम आती है क्लाइंट रिपोर्टिंग में, ऑडिटिंग में, कॉम्प्लायंस में, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जो डिपेंडेंसी अपलोड की थी विच इज पैकेट डॉट जेसॉन, ठीक है, जावा के लिए, और इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया है, मैनुअली हमने अपलोड किया था, हमने कुछ इंटीग्रेशन सेटअप नहीं किया है, बट आप इंटीग्रेशन सेटअप भी करवा सकते हो टूल में, तो वो ऑटोमेटिकली बता करेगा। मैं भी आपको इसके ऑप्शंस बताता हूँ। हमने जो स्कैन किया उसमें आपके पास देखो जो डिपेंडेंसीज थी जो कि बेसिकली यहाँ पर यूज की गई हैं, ये सारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, अगर आप इसमें देखोगे कि डिपेंडेंसीज जैसे सपोज करो कि फिनाले रेस्ट है, फाइल टाइप है या ग्रंट है, तो इनके वर्जन भी दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कुछ CVE IDs आई हैं, आपको पता ही होगा, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर 2023 37903, एंड उसका CVSS स्कोर आया है, डिपेंडेंसीज आई हैं, उसका रिव्यू स्टेटस है, एक्सप्लॉइटेड है ना, वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसमें आप और देखना चाहते हो डिपेंडेंसीज के बारे में कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज थी, तो ऑल दो आप यहाँ से देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, बट अगर और देखना है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। देखो पूरा का पूरा एक लिस्ट जनरेट हो जाता है कि एक्सप्रेस JWT विच इज़ आउटडेटेड, और टोटल वल्नरेबिलिटीज की इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज में कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं, वल्नरेबिलिटीज का प्रायोरिटी क्या है, लाइसेंस कौन सा है, MIT लाइसेंस इसमें यूज़ किया हुआ है, इसका हेल्थ स्कोर कितना है, और अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो एक्सप्रेस JWT जो कि एक NPM का डिपेंडेंसीज है उसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज की गई है, ठीक है। ऐसे ही सैनिटाइज है, ऐसे ही आपका सॉकेट है, और जूस चैट है, जूसी चैट, मोचा, मटलर, अलग अलग डिपेंडेंसीज यूज की गई थी, उस सारी की सारी लगभग लगभग आउटडेटेड है, सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है जो लेटेस्ट है। और लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में मोस्टली MIT लाइसेंस का यूज किया गया, बट और कुछ भी लाइसेंस इसमें हैं तो उनके भी रिस्क बता रखे। अगर मैं वल्नरेबिलिटीज पे जाता हूँ, इसके पर्टिकुलरली अभी हम रेपोजिटरीज के अंडर हैं, यहाँ पर हमने जो फाइल अपलोड की थी उसका आप आउटपुट देख रहे हो, बट अगर आप इसको वन बाय वन व्यू करना चाहते हो तो ऑप्शन तीनों अवेलेबल है, वल्नरेबिलिटी सेक्शन है, डिपेंडेंसी सेक्शन है, और लाइसेंस सेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे वल्नरेबिलिटी के ऊपर तो इस वल्नरेबिलिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो NPM VM2 डिपेंडेंसी में है, तो उसके बारे में जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसका CVSS3 स्कोर 10 है विच इज क्रिटिकल ऑब्वियसली, और कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो तो वो फिक्सिंग डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और आपका जो कौन सा वर्जन है, क्या उसको आइडेंटिफाई हुआ, वो पर्टिकुलरली यहाँ पर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर। कुछ नीचे रेफरेंसेस, बॉटम साइड में आपको कुछ रेफरेंसेस भी देखने होंगे, तो यहाँ से आप इस वल्नरेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं कि VM2 के अंदर जो भी ये डिपेंडेंसीज में यूज किया था उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू द CV स्कोर इसमें सैंडबॉक्स एस्केप वल्नरेबिलिटी था। तो यहाँ पर अगर आप वल्नरेबिलिटी सेक्शन पे जाते हो तो आपको कंप्लीट वल्नरेबिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट में यूज की गई डिपेंडेंसीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आउटडेटेड जो डिपेंडेंसीज हैं उनको लेटेस्ट या अपडेट करने की कोशिश करते हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई द SCA टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं।
वल्नरेबिलिटीज़ का सेक्शन है। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी अपलोड करना चाहते हो, जैसे रिपोर्ट जनरेट करना है, तो अभी मैं रिपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे प्रीमियम फीचर यूज़ करना होगा। बेसिकली मुझे सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। राइट नाउ मैं ट्रायल वाला जो अकाउंट है उसका यूज़ कर रहा हूँ। डिपेंडेंसीज का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप सारी डिपेंडेंसीज देख सकते हो, लाइसेंसेस देख सकते हो। और इफ यू वांट टू ऐड ए न्यू रेपोजिटरी फॉर द स्कैन, तो आप एक न्यू पे क्लिक करके और रेपोजिटरीज को सेलेक्ट करो एंड नाउ यू कैन अपलोड ए न्यू रेपोजिटरी फॉर द स्कैनिंग पर्पस। So this is why the modern application security is incomplete without software composition analysis. इनको हम मैन्युअली भी करते हैं और विद द हेल्प ऑफ टूल भी करते हैं। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा कि एससी होता क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। मतलब क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर की जो कंपोजिशंस हैं, उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं, उनको स्कैन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टूल। ओपन टेक्स्ट का एक टूल आता है जो कि कोर एससी है, और ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर की कंपोजिशन को चेक करता है। आप इसमें मल्टीपल जो इंटीग्रेशंस हैं सपोर्टेड हैं उनका यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उनका यूज़ कर सकते हो। हमने एक डमी एप्लीकेशन जो कि ओवास जूस शॉप था, उसको डिपेंडेंसी स्कैन पे लगाया और उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, और वल्नरेबिलिटीज़ और लाइसेंसेस कैसे उसमें डिटेक्ट होते हैं और लाइसेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये सेशन था ओपन टेक्स्ट और सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस के बारे में, जहां पर हमने एससीए के बारे में जाना, डिपेंडेंसीज का स्कैनिंग हमने किया। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस हैंड्स ऑन डेमो, हिट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। इफ यू वांट if you want any more like black dark sync or OWASP dependency check comparison next in next video, so you can hit like and tell me in the comments. तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।